वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बायोलॉजी का करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये आपके 12th एनसीईआरटी का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जेनेटिक्स का पूरा जो हम ये कहेंगे कि जो बेसिक है वो इसी के अंदर छुपा हुआ है। अगर आप यहाँ पर क्रोमोसोम्स हुआ, डीएनए हुआ, आरएनए हुआ, इनके प्रॉपर स्ट्रक्चर को अगर आप सही तरीके से जान लेते हैं तो आप जेनेटिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की, पहले क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ चीज़ें आप ध्यान रखें। क्या है क्रोमोसोम्स? पहली चीज़ तो क्रोमोसोम्स जो है वही हमारे क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो हम कहते हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम्स। हमारे जैसे ह्यूमन का एग्जांपल हम ले तो ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? अगर डिप्लॉइड सेल की हम बात करें, डिप्लॉइड यानी कि 2n की अगर हम बात करते हैं डिप्लॉइड में, तो आपको क्रोमोसोम्स कितने मिलते हैं? 2n इक्वल टू हमारे अंदर 46 है। वहीं अगर हम हैप्लॉइड की बात करें, हैप्लॉइड सेल की अगर हमें बात करते हैं यहाँ पर, तो हैप्लॉइड में यानी कि n की हम बात करें, इसमें आपको कितने मिलते हैं? 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। हम ह्यूमन का एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें से अगर आप 44 को देखेंगे, यानी 44 क्रोमोसोम यानी कि 22 का पेयर जो है आपका क्रोमोसोम्स का ह्यूमन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम हम कहते हैं इसको। वहीं अगर हम बात करें जो हमारा 45 और 46 नंबर के क्रोमोसोम है, यानी कि एक एक्स ए और वाई है। अगर मेल की हम बात करें, फीमेल के अंदर एक्स और एक्स है, तो ये इनको हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर? अब आपको ये एक्चुअल में सही तरीके से जानना है। ये सभी हम एक बेसिक, आपको पता है क्रोमोसोम्स के बारे में इतना नॉलेज आप सभी को पता है, पर इसको डिटेल में आपको जानना है कि एक्चुअल में क्रोमोसोम होते क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। आपने कई सारे टर्मिनोलॉजी जो आपको कंफ्यूज करती होगी, उन सारी चीज़ों को आज यहाँ पर जानना है और पूरा डिटेल में आपको एक क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को जानना है। पहली चीज़ ये जाने कि क्रोमोसोम्स जो है वो जेनेटिक मटेरियल क्यों है। कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जैसे डीएनए है हमारा, डीएनए क्या है? मेन जेनेटिक मटेरियल है। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो 2 न्यूक्लिक एसिड है। एक आपकी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम राइबोस न्यूक्लिक यानी कि हमारी आरएनए है, और एक डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है। तो 2 न्यूक्लिक एसिड है, उनमें से डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, और हम ये कहते हैं कि मेन जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। क्लियर? तो क्रोमोसोम्स जो है, अगर ह्यूमन के क्रोमोसोम्स की हम बात करें तो क्रोमोसोम कितनी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं? एक होता है डीएनए के साथ, यानी कि डीएनए होता है इसके अंदर, उसके साथ आरएनए होता है इसके अंदर, हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और साथ में ही मिलेंगे आपको नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये सारे के सारे आपको एक यानी कि क्रोमोसोम्स के अंदर मिलेगा। अगर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की हम बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स, तो उसमें ये सभी स्ट्रक्चर आपको मिलने वाले हैं। यानी कि आपको डीएनए भी मिलेगा, साथ में आरएनए भी मिलेगा, हिस्टोन भी मिलेगा, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मिलेगा। डीएनए जो होता है, या फिर हम क्रोमोसोम्स की बात करें, पहली चीज ये ध्यान रखना है कि ये इनके अंदर क्या होती है? सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है। यानी कि ये क्या कर सकते हैं? खुद ही डिवीजन कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन होता है इनके अंदर। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि सेल्फ रेप्लिकेशन की जिनके अंदर पावर होती है वो ही क्या होंगे? जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। तो डीएनए के अंदर भी सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर है, और आरएनए के अंदर भी सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर है। इसलिए क्रोमोसोम्स के अंदर आपका डीएनए भी है और आरएनए भी है। क्लियर? अगली चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो, अगर एक जनरेशन, आपने जेनेटिक्स का मतलब क्या है? जेनेटिक्स के अंदर आप हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी करते हैं, और हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण का जाना, ट्रांसफर होना कैरेक्टर का। तो कोई भी कैरेक्टर जब ट्रांसफर कैसे होंगे? जब वो एक जैसे होंगे, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में वो चेंज नहीं होंगे। अगर कोई भी कैरेक्टर है, स्टेबल है, अगर वो चेंज नहीं होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक मटेरियल। वो ज़्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल होगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है यहाँ पर? कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, यानी कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या हो? यानी कि अपने मॉर्फोलॉजी को, स्टेबल का मतलब है हम ये कहेंगे कि अपनी मॉर्फोलॉजी को एंड फिजियोलॉजी को, मॉर्फोलॉजी का मतलब है उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, और फिजियोलॉजी यानी कि उसके अंदर जो भी रिएक्शन होती है, तो उसकी मॉर्फोलॉजी को और फिजियोलॉजी को
एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता हो, मेंटेन करके रखता हो, उसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। या हम इसी वजह से हमारे क्रोमोसोम्स जो है वो मेन जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर डीएनए भी है जो स्टेबल है और चेंज नहीं होता है। यहाँ पर आरएनए भी है, हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इनको जब डिटेल में हम इसकी देखेंगे कि किस तरीके से न्यूक्लियोसोम मॉडल जो होता है एक्चुअल में हम देखते हैं कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ हम देखेंगे, तो वो आगे हम बात करेंगे। पहले आज सबसे पहले इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का वो क्या है। जो सारी टर्मिनोलॉजी जो आपको परेशान करती है लगातार, जेनेटिक्स जो आपको अभी तक टफ लगती है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है। बस जेनेटिक्स के एक एक चीज़ों को, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से देखना है। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक क्रोमोसोम्स का हम सिंपल सा एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखना है आपको, क्लियर। तो देखिए कैसा होता है क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर अगर हम बात करेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से देखना है बिल्कुल, और प्रॉपर नोट्स आपको तैयार करना है इसके लिए। जेनेटिक्स आपको तभी सही तरीके से समझ में आएगी। तो सबसे पहले इसके अंदर एक एक चीज़ों को आपको देखना है। अब ये क्रोमोसोम्स का एक स्ट्रक्चर है, इसमें और कई सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये आपको धागा एक दिखाई दे रहा है, इसके अंदर इस तरीके के बीडेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। पारे की तरह हम ये कहते हैं, या मोती जैसी संरचना बीड टाइप इस पर दिखाई देते हैं। ये इस पर लगातार बीडेड स्ट्रक्चर होते हैं, ध्यान रखना है। देखिए समझना आप अच्छे से, एक एक चीज़ों को आपको समझना है और प्रॉपर यहाँ पर देखना है। ये जो पहली लेयर है यहाँ पर क्रोमोसोम की आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं पेलिकल। तो ये लेयर जो होती है वो किसकी होती है, पेलिकल की लेयर होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है ये जनरली प्रोटीनियस होती है, और इसके अभी कई सारे डाउटफुल लेयर है क्योंकि इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी तक पता नहीं चली है। तो पेलिकल की लेयर होती है आउटर मोस्ट, उसके अंदर सभी के अंदर आपको फ्लूइड भरा हुआ दिखाई देगा। इसके अंदर पेलिकल के अंदर आपको फ्लूइड दिखेगा। इस फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इस फ्लूइड को, मैट्रिक्स कहते हैं, ध्यान रखना है। तो इसके अंदर फ्लूइड आपको दिखाई देता है, ये फ्लूइड जो है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर आपको कई सारी चीज़ें दिखाई देती है, जैसे कि इसके अंदर एक तो आरएनए होता है, साथ में ही आपको प्रोटीन दिखाई देता है। इसके अंदर प्रोटीन भी रहता है और साथ में ही लिपिड भी रहता है। तो इस मैट्रिक्स वाले पार्ट के अंदर क्या क्या रहता है, आरएनए भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है और लिपिड भी रहता है, ध्यान रखना है, क्लियर। अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है हमारा, इसमें अलग अलग जगह पर कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। जो सेंटर में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ये वाला जो पहला कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है जहां पर ये पिच का हुआ थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है, संकुचित जिसको हम कहते हैं हिंदी वर्ड अगर यूज करें तो इसको, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहेंगे। तो जहां पर सेंटर में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, ध्यान रखना है। इसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए एक और टर्म यूज करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जाता है, इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ही एक्चुअल में कहा जाता है सेंट्रोमियर। क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर। अच्छे से याद रखना है बिल्कुल। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के ऊपर अब इन सबके फंक्शन भी देखेंगे, किसका क्या फंक्शन है वो भी याद रखना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये सभी। आपको जेनेटिक्स अगर सही तरीके से करना है, अगर जेनेटिक्स में आपको पढ़ने में एक्चुअल में मजा आना चाहिए, वो कब आएगा, जब ये बेसिक चीजें हैं वो प्रॉपर आपकी होगी, क्लियर। तो इस सेंट्रोमियर के यहाँ पर आउटर बर्स्ट सरफेस पर एक डिस्क जैसी संरचना पाई जाती है। डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको डिस्क शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं, ध्यान रखना है। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर, अच्छे से याद रखना। तो इसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। और इसी के ऊपर अगर हम देखेंगे, यही काइनेटोकोर का भी हम देखेंगे, काइनेटोकोर का फंक्शन भी क्या होता है।
इसके अंदर एक धागा दिखाई दे रहा है आपको पूरा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, थ्रेड दिखाई दे रहा है। इस थ्रेड को हम क्या कहते हैं? क्रोमोनीमेटा कहते हैं। सिंगुलर अगर है तो उसको हम क्रोमोनीमा भी कहते हैं। तो इस धागे को हम कहते हैं क्रोमोनीमेटा। इसके ऊपर कुछ बीडेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो बीडेड दिखाई दे रहे हैं आपको, जो कि मोती की तरह चमकते हुए स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, बीडेड लाइक अपीयरेंस जिनका होता है। इन बीडेड लाइक अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं, ध्यान रखना है, क्रोमोमियर। क्या कहते हैं? क्रोमोमियर। तो इन बीडेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमोमियर कहते हैं। अच्छे से याद रख लेना है सारी चीजें। ये जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं टीलोमियर। क्या कहते हैं? लास्ट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टीलोमियर। तो इसके लास्ट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? टीलोमियर कहते हैं। और जो ध्यान रखना है, इसका जो यहां पर जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। जो प्राइमरी के बाद में जो टर्मिनल पार्ट पर दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन आपको दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और यहीं पर पाया जाता है आपका NOR रीजन। NOR का मतलब है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, जिसको कहते हैं जहां से न्यूक्लियस का डेवलपमेंट न्यूक्लियोलस का डेवलपमेंट होता है और जो RNA का डेवलपमेंट करने का काम करता है। तो यहाँ पर NOR पाया जाता है, ध्यान रखना है। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी इसको हम कहते हैं। और चीजें कुछ ध्यान रखना है आपको। ये लास्ट में क्रोमोसोम्स जो होता है, जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद कुछ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, कई क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। इस जो स्पेसिफिक टाइप का थोड़ा सा हम क्रोमोसोम मानते हैं, इसको हम कहते हैं सेट क्रोमोसोम्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेट क्रोमोसोम्स। क्लियर? इसको हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं। ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर सभी पूछा जाता है आपसे। क्लियर? यहाँ पे अब कुछ फंक्शंस देख लें, इन सभी के आपको याद रखना है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को सेंट्रोमियर कहा जाता है। और सेंट्रोमियर क्या करता है? जो क्रोमोसोम्स होता है उसको एक्चुअल में डिवाइड करने का काम करता है। सेंट्रोमियर जनरली अगर हम देखते हैं तो मिड पॉइंट पर आपको क्रोमोसोम्स के मिलेगा। और इस तरीके से अगर सेंट्रोमियर जो है मिड पॉइंट पर मिलता है तो क्रोमोसोम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और अगर इस तरीके से दो पार्ट में, यानी कि ये सेंट्रोमियर है सेंटर में, और ये इसके दो आर्म्स है क्रोमोसोम्स के, इन दो आर्म्स को क्या कहते हैं? इन दो आर्म्स को क्या कहते हैं? दोनों आर्म्स को हम कहते हैं क्रोमेटिड। ध्यान रख लेना, क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। तो इन दो आर्म्स को कहा जाता है क्रोमेटिड। ओके। ये सेंट्रोमियर जो है ये दोनों को बराबर बराबर भागों में, नहीं कि जनरली हम कहते हैं डिवाइड करने का काम करता है। इस सेंट्रोमियर के बेसिस पर क्रोमोसोम्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। सेंट्रोमियर के बेसिस पर क्रोमोसोम्स जो है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। समझना अच्छे से, ये सारी चीज़ें में आप अच्छे से आप डायग्राम को जरूर बना लें, स्क्रीनशॉट्स जरूर ले लें, और फिर हम इसको आगे देखते हैं। तो सेंट्रोमियर के बेसिस पर क्रोमोसोम्स कैसे हो सकते हैं, उन चीज़ों की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए, अगर ऐसा है कि सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर में है, एक क्रोमोसोम ऐसा जिसमें सेंट्रोमियर सेंटर में है, और बाकी हम ये कह दें कि दोनों जो आर्म्स है वो अगर बराबर बराबर है, तो सेंट्रोमियर क्या है? सेंटर में है यहाँ पर, और दोनों आर्म्स से, मैं इसको दूसरे कलर में कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। तो ये सेंट्रोमियर सेंटर में है, ठीक ये, और दोनों आर्म्स बराबर बराबर है। तो इस तरीके के क्रोमोसोम्स को हम क्या कहेंगे? ये कैसे स्ट्रक्चर का दिखाई देगा? जनरली ऐसे शेप का दिखाई देगा, ये ऐसा, क्योंकि सेंट्रोमियर ये और दो आर्म्स ऐसी, तो इसको हम क्या कहते हैं? या तो वी शेप का कहेंगे, ध्यान रख लेना, इसका शेप कैसा होगा? वी शेप होगा, और इसका नाम क्या होगा? मेटासेंट्रिक। क्या नाम होगा? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे इसको। क्लियर है यहाँ तक? इसको मेटासेंट्रिक कहेंगे। तो ये पहला टाइप हो गया इसका क्रोमोसोम्स, यानी कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर। अब दूसरा टाइप देखिए, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर क्या हो जाएगा? ये सेंट्रोमियर जो है ये सेंटर में आपने मान लिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या है? एक आर्म्स जो है वो काफ़ी बड़ा है, जबकि एक आर्म्स जो है थोड़ा छोटा है। तो एक आर्म्स जो है काफ़ी बड़ा होना और एक का आर्म्स काफ़ी छोटा होना, इसका अगर हम देखेंगे तो ये कैसे शेप का दिखाई देगा? जनरली आप इसको देखेंगे तो ये या तो एल शेप का दिखाई देगा या फिर जे शेप का दिखाई देगा। तो इसका शेप कैसा होगा? या तो एल होगा या जे शेप होगा, और इसको हम कहेंगे, एल या जे शेप वाले क्रोमोसोम्स को हम क्या कहेंगे? सब मेटासेंट्रिक। क्या कहेंगे? सब मेटासेंट्रिक। ध्यान रखना है,
इसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। ओके, अगला, ये सभी क्वेश्चंस नीट के अंदर पूछे गए हैं। 11-12 वाले स्टूडेंट जो है आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, जेनेटिक्स को सही से कवर करना चाहते हैं, जिनको जेनेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, एक एक चीज़ों को नोट्स बनाकर करें, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने वाले हैं। क्लियर। अगला देखिए, तो ये हमने देखा इसका। अब तीसरा टाइप हम देखते हैं, ये सब मेटासेंट्रिक हम इसको कहेंगे, यानी कि यहाँ पर एक आर्म्स जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जबकि एक आर्म्स जो है छोटा है। क्लियर। अब अगली हम बात करते हैं तीसरा वाला, यानी कि इसमें क्या होना, एक आर्म्स जो है, एक आर्म्स तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और एक बहुत ही छोटा होता है। एक ऐसा होगा बहुत ही छोटा आर्म्स, यानी कि हम इसको बना के यहाँ पर देख लेते हैं इसमें। तो ये सेंट्रोमियर है यहाँ पर, एक आर्म्स बहुत बड़ा और एक बहुत ही छोटा। इसमें क्या था, एक बड़ा है थोड़ा और एक थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा डिफरेंस था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है, यानी कि थोड़ा सेंट्रोमियर जो है वो एक तरफ आ गया है। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि इसका शेप जो होगा, आप देखेंगे तो कैसा शेप दिखाई देगा, आई शेप दिखाई देगा इसका। तो शेप कैसा होगा, आई शेप होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक कहेंगे, याद रख लेना, इसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। ठीक। अगर ऐसा मान लीजिए आपका फोर्थ वाला टाइप्स, अगर क्रोमोसोम्स जो हैं वो कैसा है, उसमें सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पर आ गया है, ये एक आर्म्स है इसकी, और जो इसका सेंट्रोमियर है वो क्या है, बिल्कुल आखिरी पोजीशन पर है, और दूसरा आर्म्स है ही नहीं, केवल एक ही आर्म्स है, और सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल लास्ट पोजीशन पर आ चुका है। तो इसको हम कहेंगे, ये कैसा दिखने में कैसा दिखेगा, रोड के जैसे शेप का दिखेगा, जो रोड होती है उस जैसा शेप दिखेगा, रोड शेप होगा ये, और इसको हम कहेंगे टीलोसेंट्रिक। क्या कहेंगे, टीलोसेंट्रिक। अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको, एक तो यानी कि हम सेंट्रोमियर के बेसिस पर, सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां पर है उसके बेसिस पर इनको 4 तरीके से क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर सकते हैं। अगर बराबर आर्म्स से वी शेप का होगा उसको मेटासेंट्रिक कहेंगे, एक आर्म्स थोड़ी छोटी एक थोड़ी बड़ी तो उसको एल या जे शेप का दिखाई देगा, उसको सब मेटासेंट्रिक कहेंगे। एक आर्म्स बहुत बड़ी और एक बहुत ही छोटी है तो उसको आई शेप का दिखाई देगा, उसको एक्रोसेंट्रिक कहेंगे। और केवल एक ही आर्म से और सेंट्रोमियर जो है वो टर्मिनल पोजीशन पर थे तो उसको रोड शेप दिखाई देगा और उसको टीलोसेंट्रिक कहेंगे। क्लियर यहाँ तक। ओके, अब और चीजें, यानी कि इसी के बेसिस पर हम और तरीके से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो सेंट्रोमियर के बेसिस पर ही, उसके नंबर के बेसिस पर भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। मान लो कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेंट्रोमियर ही नहीं पाया जाता है, तो अगर ऐसे क्रोमोसोम जिनमें सेंट्रोमियर नहीं है कुछ भी, ये क्रोमोसोम से विदाउट सेंट्रोमियर, कोई सेंट्रोमियर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसे कहेंगे ए सेंट्रिक। ऐसे क्रोमोसोम जिनमें सेंट्रोमियर नहीं है तो उसे कहेंगे ए सेंट्रिक। ऐसे क्रोमोसोम जिनके अंदर एक ही सेंट्रोमियर दिखाई देता है, अगर एक सेंट्रोमियर है तो उसको हम कहेंगे मोनोसेंट्रिक। ध्यान रख लेना, अगर एक ही सेंट्रोमियर आपको दिखाई देता है तो उसको कहेंगे मोनोसेंट्रिक। अगर आपको सेंट्रोमियर 2 सेंट्रोमियर दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर सेंट्रोमियर कितने दिखाई देते हैं, 2 सेंट्रोमियर दिखाई देते हैं तो उसको कहेंगे डाइसेंट्रिक। डाइसेंट्रिक जो काफी कॉमन होता है, डाइसेंट्रिक बहुत पाया जाता है क्रोमोसोम्स, हम ये बात करेंगे। अगर 3 या 3 से ज्यादा सेंट्रोमियर है तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीसेंट्रिक। ये याद रख लेना अच्छे से। क्लियर। तो यानी कि सेंट्रोमियर में, क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर के नंबर के बेसिस पर भी क्या हो सकता है, डिफरेंट तरीके के क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। क्लियर है। बहुत अच्छे से याद रखना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीजें हैं यहाँ से जो पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना। ये जो टर्मिनोलॉजी है जिसमें प्रॉब्लम्स आती है आपको, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से करना है। ओके, अब कुछ और हम बेसिक पर आ जाते हैं। थोड़ा सा इनका फंक्शन आपने नहीं देखा था, जैसे कि काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर का क्या फंक्शन होता है, काइनेटोकोर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंट्रोमियर की सरफेस पर पाया जाता है। इसका काम होता है जब सेल डिवीजन होता है, जब आप सेल डिवीजन के अंदर देखेंगे कि माइटोसिस होती है, जब माइटोसिस के अंदर आप देखेंगे अलग अलग प्रोफेज देखेंगे, यानी कि एम फेज की अगर हम बात करें माइटोसिस के, तो प्रोफेज देखेंगे, मेटाफेज देखेंगे, एनाफेज देखेंगे, टीलोफेज देखेंगे। जब इन स्टेजेस में हम देखेंगे तो वहाँ पर अलग अलग पोल से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। तो वो स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, इस सेंटर वाले पार्ट से काइनेटोकोर से अटैच होते हैं और यानी कि सेल के डिवीजन में
क्रोमोसोम्स के डिवीजन में हेल्प करवाते हैं, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट की हम बात कर रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। तो न्यूक्लियस के डिवीजन में ये काइनेटोकोर हेल्प करवाता है, यानी कि ये स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है और साथ में ही उसकी तरफ अपोजिट पोल्स की तरफ जब मूवमेंट करते हैं क्रोमोसोम्स तो उसमें हेल्प होता है, यानी कि सेल के डिवीजन में ये हेल्प करवाता है। ये याद रख लेना, नोट कर लेना। जब हम मियोसिस की बात करेंगे तो इसको डिटेल में करने वाले हैं वहां पर। ओके, क्लियर है यहाँ पर? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ और हम थोड़ा सा इसका बेसिक चीजें, कुछ इतिहास देख लेते हैं इसका, कि ये क्रोमोसोम कैसे आया, कहाँ से, इसका थोड़ी सी हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। क्लियर? तो हिस्ट्री पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं हम इसके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्रोमोसोम्स की, सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम है, इनकी डिस्कवरी किसने करी वो आपसे पूछा जाता है कि बताइए क्रोमोसोम्स को पहले डिस्कवरी। ये थोड़ा जनरल नॉलेज की तरह, यानी कि थोड़ा सा आप नॉलेज की तरह याद रखें। आप बताएं कि हाँ हम महान हैं, हमें सब पता है, इस तरीके से लोगों को बताएं। तो हिस्ट्री थोड़ा याद रखें। वैसे हिस्ट्री याद रखने में ज़्यादा ये नहीं है, पर आपकी याद रखना पड़ेगा, बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। होफमिस्टर साहब की हम बात करें, पहली बार होफमिस्टर साहब ने क्रोमोसोम्स को देखा था, ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले किसने क्रोमोसोम्स को देखा? होफमिस्टर ने देखा। कहां पर देखा था? ये एक प्लांट है जिसका नाम क्या है? ट्रेडिस्केंशिया। तो ट्रेडिस्केंशिया का प्लांट जो है उसके अंदर पहली बार होफमिस्टर ने क्रोमोसोम्स को देखा था। और कहां पर देखा था? ट्रेडिस्केंशिया की स्पोर मदर सेल के अंदर। स्पोर मदर सेल याद रख लेना, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल कौन होती है? जो पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करती है, यानी कि जो मेल गैमेट्स जिनको हम क्या कहते हैं, जो हमारे माइक्रोस्पोर होते हैं। तो स्पोर मदर सेल जो हमारी है, और ये कौन सी? स्पोर माइक्रो सेल भी हम कह सकते हैं। स्पोर मदर सेल को हम क्या कह सकते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हम कह सकते हैं। माइक्रोस्पोर की हम ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स वाली मदर है। क्लियर? मेगास्पोर किसे कहते हैं? जहां से आपके मेगास्पोर फीमेल गैमेट्स प्रोडक्शन होता है। तो होफमिस्टर ने ट्रेडिस्केंशिया प्लांट्स के, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर पहली बार यहाँ पर क्रोमोसोम्स की खोज करी थी, डिस्कवरी करी थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है बार बार कि बताइए, फ्लेमिंग साहब का नाम बहुत पॉपुलर है यहाँ पर। फ्लेमिंग ने क्या किया था? अच्छे से याद रख लेना है, फ्लेमिंग का काम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है भाई साहब। क्लियर? फ्लेमिंग ने क्या किया था? इन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये तो स्प्लिट होते हैं। इन्होंने पहली बार बताया, किसी को पता ही नहीं था कि क्रोमोसोम्स में स्प्लिटिंग होती है, डिवाइड होते हैं। तो इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम्स जो है वो स्प्लिटिंग होते हैं, और उनका स्प्लिटिंग जो है वो सेल डिवीजन में होता है। तो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ये पहली बार बताया था फ्लेमिंग ने। क्लियर? तो होफमिस्टर ने बताया था, ट्रेडिस्केंशिया के अंदर डिस्कवरी करी। फ्लेमिंग ने बताया कि स्प्लिटिंग होती है पहली बार स्प्लिटिंग के बारे में फ्लेमिंग ने बताया था कि सेल डिवीजन के टाइम पर यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो है वो स्प्लिट होते हैं। उसके बाद में अगले इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट से जो आपने बताया, राउक्स, तीसरे आपको याद रखना राउक्स साहब के बारे में। इनने क्या कहा? राउक्स साहब ने कहा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या कहा इन्होंने? कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये तो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या कह दिया इन्होंने? कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये तो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करते हैं भाई साहब। इनहेरिटेंस का मतलब होता है हेरिडिटी, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम हमें जाते हुए दिखाई देते हैं। ये कहा इन्होंने कि जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है, यानी कि इनहेरिटेंस होता है, उसमें पार्टिसिपेट आपके क्रोमोसोम करते हैं। तो ये राउक्स ने कहा। अगले साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि फिर ये सारी चीजें इन्होंने बता दी। तो ये इनके नाम किसने दिए? अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दिए इनके। तो अगला है आपका डब्ल्यू वाल्डेयर। कौन है? डब्ल्यू वाल्डेयर। इन्होंने पहली बार क्रोमोसोम को नाम दिया। क्रोमोसोम शब्द जो आज चलता है हमारा, जो हम पढ़ रहे हैं बार बार क्रोमोसोम, ये किसने शब्द दिया इनका? डब्ल्यू वाल्डेयर ने दिया। अच्छे से ध्यान रख लेना। तो डब्ल्यू वाल्डेयर ने पहली बार बताया कि इन क्रोमोसोम्स जो है उनका शब्द, आपको क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? डब्ल्यू वाल्डेयर ने दिया था। याद रख लेना अच्छे से। ओके, क्लियर? यहाँ सारी चीजें। राउक्स के बारे में ध्यान रखना है, सारी चीजें। इनहेरिटेंस के बारे में क्या कहा इन्होंने? फ्लेमिंग का एक और चीज हमने स्प्लिटिंग के बारे में बताया, और साथ में इन्होंने एक नाम दिया था जो आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्रोमोसोम्स को क्रोमेटिन शब्द दिया था। क्या दिया था इन्होंने? क्रोमेटिन शब्द, जो हम जनरली
जो आपका यानी कि जो इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम होता है उसको जनरली क्रोमेटिन कहते हैं, यानी कि जाल की तरह होता है, धागे की तरह होता है, उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। तो पहली बार क्रोमेटिन शब्द जो है फ्लेमिंग ने दिया था इनको। ओके, एक और चीज आपसे कि पहली बार एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, 2 साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया था, एक है, 5वां आपको याद रखना है, बेंडन, क्या नाम है इनका, बेंडन एंड बोवेरी साहब। बेंडन एंड बोवेरी साहब ने पहली बार बता दिया, इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था बेंडन और बोवेरी ने, कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये पर्टिकुलर स्पेसिस में फिक्स नंबर में पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन है तो सभी ह्यूमन के अंदर आपको कितने मिलेंगे, 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। क्लियर, जब तक उसमें कोई डिफेक्ट अगर ना हो तो इन्होंने पहली बार बताया कि क्रोमोसोम नंबर आर फिक्स्ड इन ए स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। तो स्पीसीज में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ये चीज़ बताई थी आपको बेंडन और बोवेरी ने, याद रख लेना। ओके, समझ में आ गया बेसिक सारा। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की हमने सारी की सारी यहाँ पर लगभग बातें करी हैं। आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ज़्यादा डिटेल में और चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आप क्रोमोसोम्स के बारे में, जैसे डीएनए जो है वो कहाँ पर डीएनए की स्ट्रक्चर आप जान पाओ, उसका डीएनए का जो रेप्लिकेशन है उसको अच्छे से जान पाओ, जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इन टर्मों को अच्छे से जान पाओ। यानी कि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ज़्यादा परेशान करती है कहीं ना कहीं, उन सभी जो लिंकेज क्या होता है, लिंकेज जेनेटिक मैप क्या होता है, ये सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो नीट के अंदर, जहां से हम कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे बेसिस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट, लाइक जरूर करें।